नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज चर्चा होगी राजनीति की, वो राजनीति जो करीब पिछले 10 दिनों से लखनऊ में हलचल का कारण बनी हुई है। जी हां, भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पे भारत के प्रधानमंत्री खुद यहीं के सूबे से आते हैं और लगातार दूसरी बार बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा सांसद भी उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक हलचल होगी, उसका महत्व ज्यादा होगा। और खास तौर से जब केंद्र में और प्रदेश में एक ही सरकार हो तो ऐसी हलचलें कई मायने रखती हैं। ऐसे ही हलचलें राजधानी लखनऊ में पिछले 10 दिनों से हो रही हैं, जब आलाकमान की बैठकें, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, मंथनों का दौर चल रहा है। इन मंथनों में मंत्रियों के साथ बातचीत भी हो रही है और मंत्रियों ने अपना दर्द भी बयां किया है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक एक करके मंत्रियों से मिले। यहां मंत्रियों का यह कहना था कि वो किस तरह अपने कामों को करवाएं, किस तरह अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखें, क्योंकि जो अधिकारी गण हैं वो उनके सुनते ही नहीं हैं। और इस दर्द के बारे में उन्होंने अपनी राय दी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, मंत्रियों का छल का दर्द। पिछले 10 दिन से बैठकों का सिलसिला जारी था। संगठन की, संघ की, अलग अलग पदाधिकारियों की, इसमें कोई दो राय नहीं कहने में कि छोटे पद से लेकर के बड़े बड़े शीर्ष पदों तक के सभी नेताओं के बीच बैठकें इन पिछले 10 दिनों में हुई हैं राजधानी लखनऊ में। और इसके अलावा 31 मई का दिन और कल यानी कि 1 जून का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन दोनों दिन उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, बड़े मंत्रीगण, संगठन के मंत्री बीएल संतोष, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और फिलहाल वो दिल्ली गए हैं रिपोर्ट लेकर के, बड़ी बड़ी बैठकें हुई, मंत्रियों के साथ बातचीत हुई और मंत्रियों के बाद विधायकों की भी उम्मीद थी कि उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गाड़ी अभी मंत्रियों तक बात करके ही थम गई है। ये इस ओर भी इशारा करती है कि अगले साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व और पिछले महीने हुए पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद किस तरह के समीकरण बनाए जाएं, इस चीज पर मंथन करना शायद अब जरूरी हो गया है। पंचायत चुनाव में मनमाफिक परिणाम न आने से संगठन, सरकार, इन सब के कान खड़े हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि अब कोई भी भूल चूक की गुंजाइश ना रहने पाए। इसी को लेकर के लगातार मंथन, विचार विमर्श, आलाकमान की मीटिंग्स का दौर जारी है। संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, जिन्होंने पिछले करीब 1 हफ्ते में यहाँ के सभी शीर्ष मंत्रियों के साथ बातचीत की है, वो अपनी रिपोर्ट लेकर के दिल्ली गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन क्या इस बात को कहने में कोई दो राय होनी चाहिए कि आगामी 2022 के चुनाव के लिए अब रूलिंग पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, उन तमाम समीकरणों को जोड़गांठ करना चाहती है जिसमें चुनाव को लेकर के कोई गुंजाइश ना बचे कि एक बार फिर से जनता का बहुमत उनको ना मिले। पिछली बार का चुनाव जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रख करके लड़ा गया था, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की एक अच्छी छवि गढ़ी गई। वो छवि इतनी अच्छी रही कि इस बात को मानना पड़ेगा कि बीजेपी का जितने भी रूलिंग स्टेट्स हैं उनमें सीएम योगी आदित्यनाथ ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके चेहरे को सब जगह प्रमोट किया जाता है। संघ से लेकर संगठन तक सब इस चेहरे को प्रमोट करते हैं। पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उन्हें ले लें या थोड़ा और पीछे तक चले जाएं, किसी भी राज्य में चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली ना की हो, उनके चेहरे का इस्तेमाल ना किया गया हो, ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का महत्व इसी से समझ में आता है। और ऐसे में पिछले 10 दिनों में अगर हलचलें होंगी, आलाकमान की मीटिंग्स होंगी, तो ये चर्चा का विषय जरूर बनेगा। आज हम भी चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर क्यों बातचीत में, जो कि बंद कमरे के अंदर हुई, उसमें मंत्रियों का दर्द क्यों छलका। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। तो दर्शकों, आपसे परिचय कराएं उससे पहले आपको सीधे यूपी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है पहले वहां लिए चलते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब तक 2,90,967 इलाकों में 6,41,540 टीम दिवस के माध्यम से
3,56,54,019 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,14,71,394 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, अब समस्त 75 जिलों में 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का भी और 45 से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। सभी जगह, सभी जिलों में यह देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग है उसमें बहुत ही ज्यादा उत्साह है और वो टीका लेने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है। किसी प्रकार के भी भ्रामक प्रचार के प्रभाव में न आइए, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। सरकार के द्वारा ये टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है और जहां भी हमारे सरकारी केंद्र हैं वहां पर यह टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर अपना टीकाकरण कराइए, स्लॉट बुक करके टीकाकरण कराइए। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनके पास स्मार्टफोन न हो, वो लोग अपने क्षेत्र की। तो यूपी सरकार का मेडिकल बुलेटिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के समीकरणों पर। पिछले 10 दिनों में रूलिंग पार्टी की तरफ से जिस तरह से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, मंथनों का दौर जारी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक की दौड़ लग रही है। इन सभी मंथनों का आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या फेरबदल होंगे, किस तरह की गुंजाइश बन रही है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और बिना देर किए हमारे जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में सपा की तरफ से मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। अभिषेक, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। आज भी बड़ी मीटिंग्स हुई, पिछले 2 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और अब जो संगठन मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं अपनी रिपोर्ट लेकर के। हालांकि उम्मीद थी कि विधायकों के साथ भी बातचीत होगी, वो भी कतार में थे कि हमारी भी बात सुन लिया जाए, लेकिन बात अभी मंत्रियों तक आकर के विचार विमर्श होकर के फीडबैक लेकर के रवाना होने तक रुक चुकी है। क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? किस बदलाव की यहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है जिसके लिए 10 दिनों से मंथन हो रहा है? एक हफ्ते या 10 दिनों की बात की जाए तो जो सरगर्मियां तेज हुई राजनीतिक हलकों में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार शीर्ष नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं और उत्तर प्रदेश के संगठन, और खासतौर पर डिप्टी सीएम की बात की जाए उनका दिल्ली आवाजाही तेज हुई, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व का लखनऊ आना जाना तेज हुआ। इस बात का इशारा बिल्कुल साफ था कि जिस तरह के नतीजे आए हैं पंचायत चुनाव में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खासा खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नतीजों की उम्मीद की जा रही थी वैसे नतीजे नहीं आ पाए। और कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, रिजल्ट कहीं ना कहीं उनके पाले में बेहतर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान ऐसा नहीं हो पाया, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय था, जिसके बाद से ही ये तय किया जा रहा था कि जल्द ही संगठन की एक बैठक होगी। लेकिन कोविड के जिस तरह के हालात चल रहे थे, जिसके चलते बैठक नहीं हो पा रही थी, और फिर अचानक से जैसे ही स्थिति कुछ काबू में आती नजर आई, कोविड की बात की जाए, उसके बाद से ये सरगर्मियां और तेज हो गई। जैसे कहा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो दिल्ली पहुंचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर उनसे बातचीत होती है, खासी सहमति नहीं बन पाती। उसके बाद पूरे संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की बात की जाए, वो 3 दिन तक मैराथन बैठकों का दौर चलता है। आज जाकर वो रिपोर्ट वापस ले गए हैं। बीते 24 घंटे पहले की मैं आपको बात बताऊं कि कैसे एक बंद कमरे में, जहां प्रदेश अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, संगठन के मंत्री मौजूद नहीं थे, बीएल संतोष और कुछ मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। उन्होंने ये तक कहा, सूत्रों के बारे जानकारी मिल रही है, कि वो खुलकर बताएं कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है कैबिनेट में या सरकार में काम करने में। कुछ लोगों ने तो खुलकर अपने विभागों के आला अधिकारियों का नाम लिया, प्रमुख सचिवों का नाम लिया, विशेष सचिवों का नाम लिया, और प्रकरण भी बताया, घटनाक्रम भी बताया कि कैसे उन्होंने काम बताया या अपने मंत्रालय के ही कुछ ऐसे फैसले लेने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया या वो फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। कुछ एक विधायकों और मंत्रियों ने ये तक कहा कि जब मंत्रियों का और विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो जनता या कार्यकर्ताओं की बात कहां सुन पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफ्ट है। इसको लेकर के बीएल संतोष आज रिपोर्ट बाकायदा बनाकर पहुंच रहे हैं।
निश्चित तौर पर कुछ मंत्रियों की शिकायतें भी थी कुछ और बातों को लेकर कि उन्हें ऐसे विभाग दिए गए जो पहले से निष्क्रिय थे, उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा होने नहीं दिया। शीर्ष पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स ने भी कई बार उनकी बातों को अनसुना किया। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं बीएल संतोष से। तो निश्चित तौर पर लब्बो-लुआब ये था कि अधिकारी मंत्रियों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए, सरकार के दौरान 4 साल बीत चुके हैं, वो सामंजस्य आज 4 साल बाद भी नहीं बन पाया। और शायद यही वजह थी कि जमीनी स्तर पर जितना बेहतर और काम किया जा सकता था, वो काम नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पर वो काम नजर नहीं आ रहा है और उसी के लिए लगातार ये जो मंथन है ये अब जारी है। उम्मीद करेंगे मंथन से जरूर कुछ ना कुछ निकले और फिर इस पे जो चर्चा विचार विमर्श होगा वो हमारा जारी रहेगा। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कह सकते हैं बंगाल चुनाव खत्म हो गए, पंचायत चुनाव अब उत्तर प्रदेश वाले खत्म हो गए, परिणाम भी आ गया, मनमाफिक परिणाम नहीं आया, तो अब जो दूसरे इलेक्शन है 2022 के लिए, उसके लिए कमर कसी जा रही है। हालांकि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है सपा, उसके नतीजे काफी अच्छे आए थे। क्या कहेंगे आप? बीजेपी ने अब ये वाले चुनाव के जो परिणाम हैं उनसे सबक लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की योगी सरकार पे हमले किए हैं, सवाल उठाए। हमारी बात को सरकार के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने सिरे से खारिज किया। लेकिन जो आज बीजेपी आत्मचिंतन कर रही है, जो उनके मंत्रियों के दर्द हैं, जो उप मुख्यमंत्रियों के दर्द हैं, जो विधायकों के दर्द हैं, क्या वो बातें सब विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए कि वो झूठी तो नहीं साबित हो पाई? आज सब पे मोहर खुद बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सबसे भागने की कोशिश करती है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दल जो होते हैं, जो सरकारें होती हैं, वो अपना 100% कभी नहीं कर पाती। लेकिन एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने तय की, जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, उसका निर्वहन करने में हम कितना सक्षमता के साथ काम करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगर हम वहीं पे फेल हो जाते हैं, हमारे विधायक ही हमारे खिलाफ हमारी सरकार के विधानसभा में धरने पे बैठ जाए, हमारे मंत्री हमारी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखना शुरू कर दें, तो उस सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं होता। देखना चाहिए, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। लेकिन सरकार है कि सब कुछ ऑल इज वेल बताने पे तुली हुई है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि साहब WHO और पता नहीं कौन कौन कितनी तारीफ कर रहा है सरकार की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन ना तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, ना बीजेपी की पार्टी और ना ही RSS जैसा संगठन। कोई तो कम से कम इस नैतिकता के आधार पे, सामाजिकता के आधार पे कोई तो इस जिम्मेदारी को ले ले कि हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति रही पिछले विगत 55 से 60 दिनों में। लेकिन इसी चीज का अभाव मिला। शायद पश्चिम बंगाल का चुनाव हारना बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। इसी वजह से वो अब उत्तर प्रदेश में कुछ अपने आप को मजबूत करने जैसी स्थिति कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश, चूंकि वो नॉर्थ इंडिया से अलग स्टेट है, पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, असम हुआ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ही बेस है उत्तर प्रदेश। उसमें खासकर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इन सब जगहों पे बीजेपी का बेस है। अगर यहाँ बीजेपी कमजोर होगी तो निश्चित तौर पे देश के हर कोने में खत्म होगी। इसीलिए ये मंथन हो रहा है। फिर भी मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि ऐश्वर्या जी जी, मनोज जी, सरकार को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब जो मंथन हो रहा है, मंथन शायद इस चीज को लेकर के कि पंचायत चुनाव मनमाफिक नहीं आए, मंथन शायद इस चीज को लेकर के कि 2022 की रणनीति के लिए किस तरह से प्लानिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि मंत्रियों का जिस तरह से दर्द निकल करके बाहर आया है, क्या कहेंगे आप? 4 साल से ऊपर सरकार को हो गया, अब तक अगर नौकरशाही के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए, इसी बात का दर्द मंत्री बयां कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, तो किस तरह का तालमेल बैठा है पिछले 4 सालों में? आंशिक है। आंशिक का मतलब कि उद्योग चल रहे हैं, आवश्यक वस्तुएं चल रही हैं, गेहूं किसानों से खरीदा जा रहा है, गन्ना मिलें चल रही हैं, जो किसानों से संबंधित दुकानें हैं वो चल रही हैं। तो ये एक मूल उद्देश्य था कि जो आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, जो कहीं पर कांग्रेशंस हो रहे हैं, वो उनको नियंत्रित किया जाए। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 25 दिनों में जो संख्या है केसों की, कुल एक्टिव मामलों की संख्या को
93% कम किया है। देश में ये भी एक रिकॉर्ड है कि कुल जो एक्टिव मामले हैं, जो कुल मामलों में जो एक्टिव इस समय हैं, जो कि विभिन्न चरणों में अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में हैं, वो 3,10,000 हुआ करते थे और आज वो घट के 28,694 रह गए हैं। तो लगभग 90 से 93% की घटोतरी इसमें पूरे जो एक्टिव मामलों में हुई है और जो रिकवरी प्रतिशत है वो बढ़ के 97 से ऊपर चला गया है, 97.1% हो गया है। ये जो एक परिवर्तन जो आया इतनी जल्दी से, ये देश में एक अनूठा एक मॉडल है कि जितनी तेजी से जो है मामले घटे हैं और कहीं पर भी पूरे प्रदेश में या दुनिया में भी कहीं पर ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहां कहीं पर भी इतनी तेजी से जो है मामले बढ़ने के घटे। और आज ये आपको बताना है कि प्रतिदिन आने वाला पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी 0.4% रह गया। मान लो 100 सैंपल चेक होते हैं तो उसमें जो है वो 0.4, मतलब एक केस भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक जो एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट ट्रीट कोरोना कर्फ्यू और जो एक मेगा जो है एक बृहत वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का जो अभियान सरकार ने चलाया है, जहां देश में बहुत सारी राज्यों में ये टीकाकरण बंद हो गया है, वहीं उत्तर प्रदेश ने 1 जून से एक बड़ा। तो कोरोना की स्थिति को लेकर के एसीएस नवनीत सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, लगातार मंथन चल रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक है। कभी बुलावा डिप्टी सीएम का आता है, वो सीधे दिल्ली तलब कर लिए जाते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सभी उस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद रहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में किस तरह के समीकरण बनेंगे चुनाव में, उसकी चर्चा हो रही होती है। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं और साथ ही सपा की तरफ से मनोज जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पहले आपके पास आऊंगी मैं सवाल लेकर के कि इस वक्त की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी करीब 6 पद मंत्रियों के खाली हैं,
उसके अलावा केंद्र की बात करें तो वहां पर भी कुछ गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश से भी नामों का जाने का सिलसिला जारी है कि यहाँ से भी कुछ जो मंत्री हैं उनको वहाँ पर केंद्र में पद मिल सकता है। इन सभी अटकलों के बीच अटकल इस बात की भी कि जिस तरह से 2017 में संगठन की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य ने संभाली थी, शायद उन्हें मंत्री पद से हटा के फिर से वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा चल रही है, लेकिन क्या कुछ ठोस निकल करके सामने आ पा रहा है? पिछले 38 घंटों में जिस तरह की बैठकें हमने देखी 48 घंटों में, और लगातार इस बात पर चर्चा होती रही है, मंथन होता रहा है, लेकिन इन बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि पहले से ही उत्तर प्रदेश में 3 मंत्रियों की मौत हुई थी कोविड की वजह से, और फिर 6 मंत्रियों का संवैधानिक पद खाली है कैबिनेट में अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर सरकार को इसे भरना था। और अगर जो कयासें लगाई जा रही हैं जिस पर से अभी फिलहाल पर्दा नहीं उठ पाया, हालांकि बीएल संतोष आज रिपोर्ट लेकर रवाना हुए हैं, केंद्र की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, हालांकि यहाँ पूरी चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं। क्या बातचीत उन्हें करनी थी, कुछ लोग असंतोष में थे, कुछ लोगों से पोर्टफोलियो बढ़ाए जाने को लेकर के बात की गई, कई एक विधायकों को भी अंदर बुलाया गया था उनके द्वारा। तो संगठन ने ये लगभग तय किया, एक मसौदा बना लिया कि क्या कुछ करना है। अब केंद्र उस पर निर्णय ले सकता है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि केंद्र पहले ही निर्णय ले चुका है, बीएल संतोष सिर्फ उस निर्णय को यहाँ पर बताने के लिए आ रहे हैं, उस पर चर्चा करके अगर कुछ लोगों में असंतोष होता है अंदर खाने तो उन्हें ठीक करने के लिए आ रहे हैं। संगठन में निश्चित तौर पर तब्दीलियां होना तय है, और अगर संगठन में तब्दीलियां होती हैं तो कई ऐसे लोग जो बड़े पोर्टफोलियो के मालिक हैं आज की डेट में कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पर उन्हें संगठन में अगर जगह दी जाएगी तो उनकी स्पेस वैकेंट होगी या खाली होगी, उसकी जगह पर किसको एलिवेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट विस्तार में खास तौर पर जातिगत समीकरणों का विशेष तौर पर ध्यान रखेगी, और इसी के आधार पर कैबिनेट विस्तार भी किया जाएगा। कौन सी जाति के मंत्री की जगह खाली हो रही है, उसकी जगह कौन ले सकता है, कौन लोग नाराज रहे पिछले 4 साल में, किन्हें दोबारा आने वाले 8 महीनों में खुश किया जा सकता है कैबिनेट पद देकर, इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रहेगा। और इन सारी बातों पर ध्यान रहते हुए ही आगे कई सारी बातें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है लिस्ट सामने हो, जल्दी कैबिनेट विस्तार को लेकर घोषणा हो जाए, लेकिन उससे पहले संगठन में बदलाव की बात निकलकर सामने आएगी, ये भी लगभग तय है। बिल्कुल, फीडबैक जो लेकर के गए हैं बीएल संतोष, उसका नतीजा क्या निकलेगा ये कुछ दिन में हमें पता चलेगा। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की आप कहेंगे सरकार में करीब 14 साल बाद वापसी की थी, और पिछले 5 साल जो रूलिंग पार्टी रही है इस सरकार से ठीक पहले वो सपा ही रही है, अभी भी वो मजबूत विपक्ष है। ऐसे में इन बैठकों को किस तरह देखते हैं आप? राजनीतिक दल को किसी सरकार को बैठकें और मीटिंगें ये तो उसका अभिन्न अंग होती हैं, पार्ट ऑफ जॉब है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि सरकार ने टाइमिंग को नहीं देखा। क्या आपको पता है कि 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, वहां क्या जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए हो पाया? सबकी सत्ता होनी चाहिए, क्या उस सब सारी चीजें हो सकी? अरे तो तमाम सारे तो ऐसे राज्य जो जीत की खुशी तक नहीं मना पाए। क्यों? पैंडेमिक की वजह से। पूरे देश में मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी भी राज्य में आज की डेट में चुनावी समीकरण की बात नहीं की जा रही है। कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है आपस में, इस बात से मैं सहमत हूँ किसी भी स्टेट में, लेकिन कोई चुनावी समीकरण पे अपनी बिसाते बिछा रहा हो ऐसा पूरे भारत में किसी स्टेट में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और यही उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। जनता ने बड़े जोश से और बड़ी होशो हवास से ये बात सोच के वोट दी थी कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके विपरीत परिस्थितियां हो गई कि उत्तर प्रदेश में लगातार मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो परफॉर्मेंस की है वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सबसे बेकार परफॉर्मेंस अब तक कही जाएगी। हाँ, योगी आदित्यनाथ के कुछ तानाशाही रवैये और कुछ उनके फैसलों की बीजेपी अपनी थाली पीट सकती है, अपनी पीठ खुद थपथपा सकती है कि उनका राज्य बड़ा ठेठ टाइप का था, बहुत वो सख्त टाइप के थे। तो हमारे लोकतंत्र में शक्ति न्यायपालिका के पास है और सरकारों को बहुत लचीला होके अपना काम करना चाहिए। जो जैसा है उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से ही सरकारें काम करती हैं। न्यायपालिका सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती है और सरकारें न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन ये तो हर जगह पे हस्तक्षेप करने वाली सरकार थी। इसलिए इस सरकार को सरकार न मानते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का तानाशाही रवैया
खत्म हुआ है, जो 22 में पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। और बिल्कुल उम्मीद है कि 2022 के जो इलेक्शन हैं उन्हें लेकर के दोनों पार्टियां अब अच्छी तैयारी करें, ताकि जनता के बीच जिस तरह की छवि बने कि वो किस पार्टी को अपना वोट देना चाहती है, क्योंकि सर्वोपरि जनता और उसका वोट ही है। बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।